तो गाइस स्वागत है आपका शंकर भाई के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे भारत के भौतिक विभाजन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने भारत के भौतिक विभाजन को 6 हिस्सों में बांटा था, जो कि हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह था। जिसमें से हमने हिमालय, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह के बारे में पिछले टॉपिक में चर्चा कर ली थी। इस टॉपिक में जो है हम प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, भारत का भौतिक विभाजन कुछ इस तरीके से रहा, इस मैप में आप देख सकते हैं। अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार है क्या। ये देखिए, ये यहाँ से लेके ये जो ट्रायंगुलर शेप जो दिख रहा है आपको, ये नॉर्दर्न प्लेन के नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है उसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो ये कुछ नहीं है, एक अनियमित है त्रिभुजाकार आकृति है। अनियमित क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं है इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके है इस तरह से, तो ये अनियमित है। और इसका जो विस्तार है देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे देखिए अरावली है, ये अरावली, अरावली से लेके पूरब में चलिए, ये गारो खासी जयंतिया दिख रहे हैं, ये यहाँ तक है पूरब में। या राजमहल की पहाड़ी है, सॉरी यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है यहाँ पे। और फिर आइए पश्चिम में, यहाँ पे एक गिर पर्वत है, यहाँ से लेके दक्षिण में इलायची पर्वत है, यहाँ तक है इसका विस्तार। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर इसको आप मैच करिएगा तो ये कुछ कुछ ट्रायंगल के तरह बन जाएगा। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई देखिए तो ये 600 से 900 मीटर तक है। अब देखिए ऊंचाई को समझिए, हमने हिमालय के बारे में पढ़ा हुआ था। तो हिमालय में 3 श्रेणी थी। सबसे जो छोटी श्रेणी थी जिसको हम शिवालिक कहते थे, इसका भी ऊंचाई जो था आपको 1000 मीटर 1200 मीटर से ऊपर था। और जब भी मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूँ तो समुद्र तल से बात होता है। ठीक है, फिर हमने मैदानी क्षेत्र पढ़ा था। तो मैदानी क्षेत्र का जो हाइट था 50 से लेके 150 मीटर या कहीं कहीं 200 मीटर तक था। और इसका जो हाइट है ये 600 से 900 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैदानी इलाके से भी ऊंचा है। ठीक है, और हिमालय से बहुत ही नीचा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये प्लेट है क्या? तो आपको याद होगा पहला जब हमने हिमालय का निर्माण बताया था तो उसमें आपको मैंने पेंजिया के बारे में बताया था कि हमारे पास एक लैंड मास था, एक भूखंड था जिसको हम पेंजिया कहते हैं। इसी पेंजिया में टुकड़ा हुआ 2 हिस्सा बन गया, एक अंगाड़ा लैंड बन गया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड बन गया। तो ये जो गोंडवाना लैंड जो बना था उसी में से एक टुकड़ा टूटा हुआ था। ठीक है, यही है। तो ये पेंजिया का भाग है, गोंडवाना लैंड, और ये उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाह किया और फिर टकराया और हिमालय भी बना। और इसी के बाद ये वाला, तो ये वाला भाग जो है पेंजिया का भाग है, कई बार एग्जाम में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। ठीक है, जो 2695 मीटर है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और ये पश्चिम घाट में है। अब ये पश्चिम घाट क्या है हम आगे देख लेंगे। कुछ नहीं, ये पश्चिम घाट है नहीं, ये वाला इधर एक पहाड़ों की श्रृंखला है, इसको पश्चिम घाट कहते हैं। यहाँ पे पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। इधर महेंद्रगिरी सबसे ऊंची और इधर अन्नामुडी सबसे ऊंची। इसी तरह महाराष्ट्र के बारे में याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आता है। कलसुबाई महाराष्ट्र के सबसे ऊंची। प्रायद्वीप पठार को पठारों का पठार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ना मेनली 3-4 तरह के पठार मिलते हैं, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि जिसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार, ये इसके मेन स्वरूप है। तो हमने प्रायद्वीपीय पठार को 4 हिस्सों में बांट दिया कुछ इस तरीके से। ये रहा आपका, ये जैसे केंद्रीय उच्च भूमि आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है ना आपका केंद्रीय उच्च भूमि का ट्रेन आ जाता है। फिर इसी तरह पूर्वी पठार देखिएगा तो ये पूर्वी पठार हो गया। फिर आप देखिएगा उत्तर पूर्वी पठार तो ये हो गया आपका उत्तर पूर्वी पठार। और इधर देखिएगा तो ये दक्कन के पठार में आ जाता है। तो केंद्रीय उच्च भूमि में भी आप इसको 4-5 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे अरावली पर्वत, ये रहा आपका अरावली पर्वत, इसके बगल में है मेवाड़ का पठार, इसके बगल में है मालवा का पठार, फिर इसके बगल में आपको बुंदेलखंड का पठार, ये सब आपको दिख जाएगा। फिर आपको ये दिख जाएगा विंध्य श्रेणी और इधर दिख जाएगा सतपुरा श्रेणी। तो इस सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। अरावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा तो इसका विस्तार जो है दिल्ली से लेके गुजरात तक है और सबसे ज्यादा जो है राजस्थान में इसका फैलाव है और ये लमसम 800 किलोमीटर तक फैली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका जो निर्माण है वो हिमालय से भी पहले हुआ है और वो जो हिमालय से पहले हुआ है उस काल को कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन काल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, रट लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया ये कि अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण कब हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अरावली पर्वत श्रेणी जहां है वहीं से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, उस नदी का नाम है लूनी नदी। ठीक है, ये राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है और पूरे एग्जाम के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण नदी हो जाती है लूनी कि लूनी है ना अंतःस्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय नदी का मतलब ये हुआ कि ये जो अपना पानी है नदी किसी सागर में नहीं गिराती। जैसे गंगा अपना सारा पानी बंगाल की खाड़ी में, जैसे सिंधु अपना पानी कहाँ गिराती है, अरब सागर में, इसी तरह लूनी नदी जो है अपना पानी कहीं गिराती ही नहीं है, वो जमीन में ही विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए लूनी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है।
इसी में आप ध्यान रखिएगा, सुकड़ी और जवाई जो है लूनी की सहायक नदी है। अधिकांश नदियां स्थलीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। स्थलीय प्रवाह प्रतिरूप का मतलब है कि ये जो है ना विलीन जमीन में ही हो जाता है, यानी अपना पानी वो समुद्र तक, उसके पास इतना पानी ही नहीं है कि वो समुद्र तक जाए और समुद्र में अपना पानी गिरा दे। तो ये जो नदियां कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। ये जो क्षेत्र है अरावली वाला क्षेत्र, ये तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहीं पे एक गुरु शिखर है माउंट आबू पहाड़ी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे जैन मंदिर है दिलवारा का, दिलवारा जैन मंदिर जो जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर। अब आते हैं मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार कुछ नहीं, अरावली पर्वत और मालवा पठार को अलग करता है, ठीक है। और अरावली से निकलने वाली जो एक नदी है बनास नदी, ये यहीं पे बहती है। बनास नदी कौन सी है? तो भाई एक नदी हम पढ़ेंगे जो यमुना की सहायक है, चंबल, तो बनास जो है चंबल की सहायक है। अब आते हैं मालवा पठार। मालवा पठार जो है बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टान क्या है वो हम आगे देख लेंगे। अच्छा चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, जब गोंडवाना लैंड का पार्ट जो भारत की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था, तो यहाँ पे ना हॉट स्पॉट आया था। तो हॉट स्पॉट क्या था? ये चारों तरफ, जब भारत इस हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरा ना, तो चारों तरफ इस हॉट स्पॉट ने क्या किया, चारों तरफ यहाँ पे लावा बिछा दिया। यही लावा जो है ना बाद में बेसाल्ट बना, ठीक है। यही लावा को हम बेसाल्टिक लावा कहते हैं। और इसी का जो अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, तो ये जो बाद में मिट्टी बना, इस मिट्टी को हम कहते हैं काली मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, काली मृदा। और काली मृदा जो होता है कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नदियां बहती है जैसे चंबल, नर्मदा, तापी नदियां। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहीं पे आपको बीहर या उत्खात भूमि है। बीहर उत्खात भूमि कुछ नहीं होता है, जब चंबल नदी जो बहती है तो बहुत सारा मिट्टी को ना काट दी है, अपवर्दन कर दी है, ठीक है, जिससे बहुत सारा डैमेज वाला पार्ट्स बन गया है। इसी को कहते हैं बीहर या उत्खात भूमि, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे ग्रेनाइट और नीच चट्टाने हैं। और ये चट्टाने जब अपक्षय हुई, अपर्दन हुई, तो इसके अलावा लाल मृदा का विकास हुआ। थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए बेसाल्ट का जो अपक्षय हुआ तो क्या बना बेसाल्ट का, तो काली मृदा बनी, ठीक है बच्चा पार्टी, ये मृदा में आप पढ़ेंगे। ग्रेनाइट का जो अपक्षय हुआ और नीस का, तो ये लाल मृदा हुआ। ये जो है ना काफी पिछड़ा हुआ आर्थिक दृष्टि से, सूखा भी है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। अब आते हैं विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी को आप गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक ये फैला है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार वाले के लिए, बिहार में से कैमूर हिल के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण में इसके विंध्य क्षेत्र के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी, आप देखिए ये विंध्य श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में ही नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी जो है ना पूरब की ओर बहती है, ठीक है, ये सॉरी पूरब की ओर कह रहा हूँ मैं, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और ये अपना पानी है अरब सागर में गिराती है। तो ये देखिए ये विंध्य है और ये सतपुड़ा है, तो विंध्य के दक्षिण में हो गया और सतपुड़ा के उत्तर में हो गया। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। विंध्य पर्वत को यही नदी जो है सतपुड़ा से अलग करती है। इसीलिए कहा जाता है कि नर्मदा नदी और तापी नदी जो है ना भ्रंश घाटी में बहती है। किसमें बहती है? भ्रंश घाटी में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये सब ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सतपुड़ा श्रेणी। इसका भी विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में, और सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ 1350 मीटर है। नर्मदा नदी और सोन नदी यहीं से निकलती है और ये एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत के बारे में आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा होगा। सतपुड़ा के दक्षिण में तापी बहती है। जैसे देखिए ये विंध्य श्रेणी है, ये सतपुड़ा श्रेणी है, मतलब ये दोनों पहाड़ है, ठीक है, ये दोनों पहाड़ है, ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। यहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है और यहाँ से आपकी बहती है तापी नदी, ये ध्यान रखिए। अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार में पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में तीन चीजें आता है, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ पठार और दंड कारनाई का पठार। ये रहा छोटा नागपुर, ये रहा आपका दंड कारनाई, और यहाँ ही पे रहा आपका छत्तीसगढ़ का पठार, यहाँ ही पे। तो चलते हैं भाई, छोटा नागपुर पठार इंपॉर्टेंट है। अधिकांश विस्तार जो इसका झारखंड में, यहाँ पे राजमहल पहाड़ी, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, तीन पठार मिलकर आपको बनाता है छोटा नागपुर का पठार। इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि दामोदर नदी है जो हजारीबाग और रांची के पठार के बीच से बहती है, यानी कि दामोदर नदी जो है इन दोनों को अलग अलग करती है, ठीक है। और यह छोटा नागपुर की सबसे बड़ी नदी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी बेसिन जो है वो कोयला भंडार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से भारत का अधिकांश कोयला यहीं से निकाला जाता है। और झारखंड जो है कोयला के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब आते हैं छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ का पठार जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में, और यहीं पे महानदी बहती है। और महानदी की जो सहायक नदी है शिवनाथ, हासदो, मांड, ये भी बहती है। कोयला यहाँ भी प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा। अब आते हैं दंड कारनाई का पठार। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी कि भारत का जो मध्य इलाका है वहां पे ये पठार है। खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम यहीं से खनन किया जाता है।
यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है इंद्रावती, और इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। अब ये गोदावरी नदी क्या है ये हम अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे। यही दंडकारण्य पठार में बस्तर का क्षेत्र है जो पहले नक्सली अभियानों के लिए जाना जाता था। अब आते हैं भाई उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार ये प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है जो राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है। देखिए यहाँ पे राजमहल का पहाड़ है और यहाँ पे गारो गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में, तो यहीं पे ये ना अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस पत्थर में गारो खासी जयंतिया मिकीर भी आते हैं। खासी पहाड़ के दक्षिण में मासीराम और चेरापूंजी है, और ये दोनों इतना है जलवायु में हम पढ़ेंगे कि मासीराम और चेरापूंजी में दुनिया का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बारिश होता है वो यहीं पे होता है, और सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे जो मिट्टी हुई है वो लेटेराइट मिट्टी है। तो ये सभी बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में दक्कन ट्रैप है, कर्नाटक का पठार है और आंध्र का पठार है। तो भैया ये जो है दक्कन ट्रैप बेसाल्ट से निर्मित है, वही बेसाल्ट याद कीजिए जो हॉट स्पॉट ने इसको बिछा दिया था तो लावा बिछ गया था, और यही अपक्षय हुआ तो बाद में काली मिट्टी बन गया। तो बेसाल्ट से निर्मित है, इसका अपक्षय हुआ काली मिट्टी हुई। काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कपास की खेती के लिए, जो हम आगे देख लेंगे। गोदावरी नदी इस क्षेत्र से बहती है। थोड़ा सा सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दक्कन ट्रैप में। कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिम घाट में संलग्न पर्वतीय क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। मलनाड क्या होता है, यहाँ पे जो ना मान लीजिए कर्नाटक है, यहाँ पे ना पहाड़ी वाला क्षेत्र है जिसको मलनाड कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इधर पूर्वी क्षेत्र में आप देखिएगा मैदानी इलाका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और यही मलनाड में ही बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो मलनाड के पूर्व वाले क्षेत्र को मैदान कहते हैं और पहाड़ी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मलनाड। बाबा बुदान पहाड़ी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी की खेती होती है, बाबा बुदान पहाड़ियाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। लो एस यहाँ पे ज्यादा मिलता है। कावेरी नदी यहाँ पे बहती है, और कावेरी की जो सहायक नदियाँ या अलग अलग नदी है, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, श्रावती और भीमा, यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ जो यहाँ पे फ्लो करती है। अब आते हैं आंध्र का पठार। आंध्र के पठार को दो, रॉयल सीमा का पठार और तेलंगाना का पठार मिल के बनाता है, और कृष्णा गोदावरी नदी के मध्य में जो कोलोरी झील है वो यहीं पे बनता है। अब चलते हैं भाई प्रायद्वीपीय पठार तो देख लिया, अब थोड़ा सा मोटा मोटी हम घाट के बारे में देख लेते हैं। देखिए घाट है क्या, देखिए जब भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो पहला टक्कर हुआ। पहला टक्कर के फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे जो भारत का जो प्लेट था ना वो ये झड़ गया यहाँ पे, ठीक है। ये और यहाँ पे जो झड़ा ना तो एक ब्लॉक पर्वत की तरह बन गया, और ये जो झड़ा तो इस जगह पे आ गया, ये वाला है ना ऊंचा ही हो गया, ठीक है। तो इस वाले को हम कहते हैं पश्चिमी। फिर सेकंड टक्कर हुआ तो यहाँ भी हुआ, लेकिन ये जो ना असतत है, ध्यान रखिएगा, ये इस वाले घाट को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, और इस वाले पहाड़ इस श्रृंखला को हम बोलते हैं पूर्वी घाट, यही है, ठीक है। चलते हैं तो भाई पश्चिमी घाट क्या है, तो हमने देख लिया अरब सागर के समांतर 1600 किलोमीटर की लंबाई, ये अरब सागर इधर है, इसके पहाड़ है यहाँ, ठीक है। इसे सहयाद्री भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तापी के मुहाने से स्टार्ट होता है, यहीं पे तापी है, याद कीजिए तापी 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 नर्मदा और नदी और तापी नदी। तापी नदी जो अरब सागर में गिरती है वहां से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में ये, ठीक है। वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, अरब सागर में अपसलन के कारण है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो ये टक्कर हुआ था ना यहाँ पे, तो ये ना झड़ गया था, अपसलन हो गया था, तो ये तो पहाड़ बन गया, ठीक है, ब्लॉक पर्वत की तरह। आप सोचिए ना ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से ये चीज झड़ जाएगा, तो ये झड़ेगा तो मान लीजिए यहाँ पे गिर के इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, ये इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप है, ये तो आपको यहाँ से ये वाला तो झड़ गया है, यही झड़ के गिरा है नीचे, यहाँ आपको दिखेगा तो ये पहाड़ ही दिखेगा ना आपको, तो ये यही चीज, ठीक है। अभी देखिए महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी नदी, भीमा नदी और कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है, इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट को 2012 में जो ना विश्व धरोहर स्थल स्थापित किया गया, और यहाँ पे कुछ दर्रा भी है। अब दर्रा क्या होता है कि पहाड़ों के बीच में ना आने जाने का जगह होता है, इसी को दर्रा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे थाल घाट दर्रा है, महाराष्ट्र में है, और ये थाल घाट दर्रा है मुंबई और नासिक को जोड़, यानी कि इधर मुंबई है और इधर नासिक है। इसी तरह भोर घाट दर्रा है जो महाराष्ट्र में ही है, मुंबई पुणे को जोड़ता है। इसी तरह पालघाट दर्रा है, केरल में है, ये पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है। तेनकोटा दर्रा है, केरल में ही है, तिरुवनंतपुरम और मदुरै को ये जोड़ता है। कुछ ये है आपका, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है तो इसमें देखिए ये गैप, ये गैप, इसी तरह यहाँ पे भी गैप, ये है ना आपका ये, ठीक है, दर्रा कहते हैं, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। अच्छा ये जो रेड कलर देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, यही गिर के ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लीजिए, अभी से ही आगे भी बताना, ये जो पश्चिम घाट आप देख रहे हैं बच्चा पार्टी रेड कलर का, और ये अरब सागर है, इसके बीच में ये लैंड देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय, तो ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। और इधर भी आपको एक पहाड़ दिखेगा ऐसे, हम पूर्वी घाट बोलते हैं।
ये दोनों है ना यहाँ पे मिल जाती है नीलगिरी में। यहाँ पे जो आप देखोगे ये जो मैदान है इसको हम बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है बच्चा पार्टी, चलते हैं। अब देखिए ये जो है ना लगातार था, ये ना लगातार नहीं है, ये जो कुछ इस तरीके से ठीक है, इसको असतत श्रृंखला कहते हैं और ये भी उड़ीसा से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ। ठीक है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कम है, इसकी जो औसत ऊंचाई अच्छी खासी है, इसकी औसत ऊंचाई कम है। इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो अन्नामुडी और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका महेंद्रगिरी। ठीक है बच्चा पार्टी। अच्छा, पूर्वी घाट के कुछ पहाड़ी है जिसको याद रखिएगा, जैसे नल्ला मलाय, वेल्लीकोंडा, पालकोंडा, नगरी पहाड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। जाबदी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु के। कुछ इस तरह ये नाम है, नल्ला मलाई, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जाबदी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सब है ना पूर्वी घाट के ही पहाड़ी है। अब आते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान हमने देखा, ये देख लीजिए, ये पश्चिमी घाट का तटीय मैदान है। ये पूर्वी पश्चिमी घाट है, पर वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच वाले क्षेत्र को हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसी तरह ये देखिए पूरब घाट है, पूर्वी घाट और ये पश्चिमी मैदान को सॉरी ये पूर्वी घाट और ये जो बंगाल की खाड़ी उसके बीच वाले स्थान को हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है बच्चा पार्टी, आते हैं अब पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिम घाट और अरब सागर के तट के बीच। तो देखिए ये पश्चिम घाट है, ये आपका अरब सागर, इसके बीच में ये देखिए ये हो गया ये। ठीक है, विस्तार गुजरात से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, इसको 4 वर्गों में बांट सकते हैं। गुजरात का मैदान, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। गुजरात तट काठियावाड़ और सौराष्ट्र के कच्छ का तटीय मैदान है यहाँ तक। ठीक है, फिर आपका कोंकण तट जो है महाराष्ट्र से गोवा के बीच में, कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु के बीच में, और मालाबार तट जो है मंगलुरु से कैप कैमूरोन के मध्य है। मालाबार तट याद रखिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि आगे हम जलवायु वाले चैप्टर में उसको देखेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए कि यहाँ पे चौड़ाई ठीक ठाक है, यहाँ पे फिर चौड़ाई धीरे धीरे घटती है और फिर ये बढ़ जाती है, तो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मालाबार ही तट में केरल में ना कई लेगून पाए जाते हैं, झील पाए जाते हैं, जो वहाँ पे ना कयाल कहा जाता है। और इसी केरल के पुरमादा कयाल है, एक लेगून है जहाँ पे नौका दौड़ होती है, बड़ी बड़ी नौकाएं प्रतिस्पर्धा करती है, और उसी को कहते हैं नेहरू ट्रॉफी बल्लम काली, यानी कि नौका दौड़ प्रतियोगिता। अब आते हैं पूर्वी तटीय। ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो मैदान है उसको हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। देख लीजिए सिंपल, ये पूर्वी घाट है, ठीक है बच्चा पार्टी, और ये आपका बंगाल की खाड़ी है, इसके बीच में जो ये देख रहे हैं ये है आपका पूर्वी तटीय मैदान। तो 3 हिस्सों में बांट सकते हो, उत्कल, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। स्वर्ण नदी से महानदी के बीच में उड़ीसा, महानदी से कृष्णा नदी के बीच में उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच। ठीक है, यहीं पे कोलेरी झील भी उपस्थित है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कुछ सारे डेल्टा भी है, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। उम्मीद है कि डेल्टा के बारे में आपको याद होगा। अगर डेल्टा नहीं याद है, जैसे मैदानी वाले में मैंने बताया हुआ था, अगर डेल्टा फिर भी नहीं याद है तो हम अपवाल्य में फिर से हम देख लेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का जवाब देख लीजिए। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीनतम है, सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो अन्नामुडी। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी, तो हम देते हैं महेंद्रगिरी। अगर वही बोल देता पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी, तो हम बोलते हैं अन्नामुडी। ठीक है, आते हैं गारो खासी जयंतिया पहाड़िया संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से इसका भाग है। हिमालय पर्वत श्रेणी का बिल्कुल नहीं, पूर्वांचल नहीं, आरकोना पर्वत नहीं, ये म्यांमार में है। प्रायद्वीपीय पठार का, जी हाँ अभी हमने पढ़ा है। निम्न में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? पश्चिम तट का भाग कौन नहीं है? काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल। तो भैया काठियावाड़, कोंकण, मालाबार जो है आपका पश्चिम तट का भाग है, कोरोमंडल जो है वो आपका पूर्वी तट का भाग है, ये ध्यान रखिएगा। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो भैया राजस्थान में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था तो गोंडवाना लैंड कहा जाता था। याद कीजिए पेंजिया, ये पेंजिया में टुकड़ा हुआ, ये अंगाड़ा लैंड बन गया, ये गोंडवाना लैंड बन गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।